दोस्तों, एक लड़का जोर जोर से अपने बाप को पीटे जा रहा था। रसोई में बैठी माँ जब यह सुनती है तो वह भी दौड़ करके दूसरे कमरे में चले जाती है और अपने बेटे को बोलती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बेटा भी पलटवार करके अपनी माँ को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों माँ बाप फिर भी इस घटना से चुप रहते हैं और यह सिलसिला जारी रहता है और तीनों में से एक का कत्ल हो जाता है। तो आज की सच्ची घटना इसी कहानी पर आधारित है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियरंजन नेगी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा UK 13। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर एक मोटिवेशन का काम करता है। तारीख थी 8 जनवरी, साल था 2015। दिल्ली के NCR क्षेत्र के जैतपुर इलाके में एक बड़ा नाला गुजरता है। नाले के बगल पर ही एक छोटा सा ग्राउंड होता है और जिस ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। क्रिकेट मैच में शर्त यह लगती है कि कोई भी खिलाड़ी उस गेंद पर जोर से नहीं मारेगा। कारण यह था कि वह गेंद उस नाले में जा गिरती थी और वहां से वह गायब हो जाती थी। तो खेल में एक खिलाड़ी जोर से बॉल पर मार देता है और बॉल जा करके गिर जाती है नाले में। तो उस बॉल को लेने के लिए जब खिलाड़ी दौड़ता है तो जब वह उस नाले में हाथ रखता है तो वहां से किसी मृत व्यक्ति का कटा हुआ हाथ निकलता है। दोस्तों, यह देखकर वह खिलाड़ी घबरा करके वहीं बेहोश हो जाता है। उसके साथी खिलाड़ी जब वहां पहुंचते हैं और वह भी किसी मृत व्यक्ति का कटा हुआ हाथ देखते हैं तो वह भी घबरा करके वहां से भाग जाते हैं। पास में ही एक किराना की दुकान होती है और वह दुकानदार इस परिदृश्य को अपने आंखों से देख रहा था। तो उसने भागते हुए उन खिलाड़ियों से पूछा कि आप घबरा करके क्यों भाग रहे हो। तो उन खिलाड़ियों ने बताया कि उस नाले से किसी मृत व्यक्ति का कटा हुआ हाथ निकला। तो किराने का दुकानदार समझदारी से नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल लगाता है और बोलता है कि यहाँ पर जो नाला है वहाँ से किसी मृत व्यक्ति का कटा हुआ हाथ निकलता है। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए उस जगह पर पहुँचती है। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक जांच की टीम, विजिलेंस टीम और एक खोजी कुत्ते के साथ पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। खोजी कुत्ता उस नाले से अलग अलग 20 से 25 टुकड़े किसी व्यक्ति के वहां से निकालता है। तो जांच में पता चलता है कि वह किसी 24 से 25 साल के नवयुवक के टुकड़े थे। पुलिस की टीम अब इस जांच में लग जाती है कि यह मृत व्यक्ति कौन था। तो उस क्षेत्र के जो उस समय के DSP थे MS रंधवा, वो दिल्ली के तमाम सारे थानों में कॉल लगाते हैं और जानकारी लेते हैं कि अभी हाल ही में किसी भी थाने में किसी 24-25 साल के नवयुवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं आई है। लेकिन तमाम सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी पुलिस को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। समय गुजरता जाता है। अचानक से एक दिन किसी अनजान व्यक्ति का फोन दिल्ली के उस नज़दीकी थाने में आ जाता है और वह व्यक्ति बोलता है कि मेरे नाम पता को गुप्त रखते हुए मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि मेरी मकान के बगल का जो मकान है वहां पर एक 24-25 साल का नवयुवक रहता था, लेकिन कुछ समय से वह दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, पुलिस को एक छोटा सा सुराग मिल जाता है और वह पुलिस तत्काल उस व्यक्ति के पास जाती है और उसे आश्वासन देती है कि हम आपका नाम पता गुप्त रखेंगे, आप उस मकान का पता हमें बताइए। उस व्यक्ति के द्वारा पता बताने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए उस मकान में जा पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, उस मकान में एक विकलांग लड़का रहता है जो मानसिक रूप से विकलांग है। उसे न तो यह पता है पुलिस क्या होती है, न तो उसे यह पता है विजिलेंस टीम क्या होती है। जब उस मकान में और खोजबीन की जाती है तो वहां एक वृद्ध महिला पाई जाती है। वृद्ध महिला का नाम था आशा देवी। आशा देवी से जब पूछताछ की जाती है तो शुरुआती तौर पर आशा देवी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है,
लेकिन शक्ति से पूछताछ करने पर आशा देवी कहती है कि वह उसका एक लड़का था 24-25 साल का जो अभी गुमशुदा है। आशा देवी के पति का नाम है नंद किशोर। नंद किशोर पेशे से एक मिस्त्री है जो कि टाइल्स और पत्थरों को लगाने और काटने का काम करता है। नंद किशोर अपने काम पर गया हुआ था तो पुलिस तब तक उसके आने का इंतजार करती है। शाम होते होते समय था 5:45। नंद किशोर अपनी मकान में आता है और वहाँ पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो शुरुआती तौर पर नंद किशोर बोलता है कि उसका लड़का सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए गया। लेकिन आशा देवी और नंद किशोर के बयानों में समानता न मिलने के कारण पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस उनको वहीं से उठा करके थाने में ले जाती है। थाने में शक्ति से पूछताछ करने पर नंद किशोर सच उगल देता है। तो नंद किशोर कहता है तारीख थी 6 जनवरी, साल था 2015। उसका बड़ा वाला बेटा किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता था, लेकिन नौकरी चले जाने के कारण वो काफ़ी डिप्रेशन में था और शराब के नशे में शराब का आदी हो चुका था। तो जब वो शराब का आदी हो चुका था, घर से लगातार पैसे मांगने के कारण उसके घर वाले बहुत परेशान थे और जब उसके घर वाले उसे पैसे नहीं देते थे तो वो मारना शुरू कर देता था। दोस्तों, उनका बड़ा वाला बेटा एक दिन नशे में चकनाचूर होकर के घर आता है और घर आते ही वह अपने पिताजी की पिटाई शुरू कर देता है। जब उसकी माता अपने पति को छुड़ाने के लिए बीच में जाती है तो वो उसे भी मारना शुरू कर देता है। लेकिन खाना न खाने के कारण उसका बड़ा वाला बेटा बेड में सो जाता है। आशा देवी और नंद किशोर दोनों कमरे के एक कोने पर रोने बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वह दोनों अपने बड़े वाले बेटे के कमरे में चले जाते हैं और क्योंकि बड़ा वाला बेटा नशे में धुत था तो वो दोनों उसकी पिटाई करते हैं। बाद में नंद किशोर उसकी छाती में बैठ करके उसका गला दबा देता है। गला दबाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वृद्ध माता पिता उसे वहां से उठा नहीं पाते हैं। तो नंद किशोर जिस ग्राइंडर मशीन से टाइल्स और पत्थरों को काटता था वह उससे पूरी रात भर अपने बेटे के टुकड़े करने बैठ गया और आशा देवी उन टुकड़ों को एक एक करके थैले में भर करके पास के नाले में जा गिरा दिया। तो दोस्तों, यह सब बातें जब उनके द्वारा थाने में कबूल की जाती हैं तो दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का उद्देश्य मेरा आपको डराना नहीं था बल्कि सतर्क करना था। दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो आप तुरंत जाकर के पुलिस थाने में कार्रवाई करिए। यदि वहाँ से भी नहीं होती है तो उच्च अधिकारियों में उसकी बात रखिए। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आप एक वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं। दोस्तों, आप रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।